प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से हम केन्स के रोजगार एवं आय के सिद्धांत को प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार केन्स ने गंभीर आलोचनाएं की थी क्लासिकल थ्योरी की या प्रतिष्ठित मॉडल रोजगार व आय से संबंधित जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया था उसकी आलोचना केन्स के द्वारा की गई थी। और हमने देखा था कि 1930 की महामंदी के समय प्रतिष्ठित सिद्धांत जो सरकारी हस्तक्षेप को अपने सिद्धांत में कोई जगह नहीं देता था और पूरी तरह से लाइसेंस फेयर या अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित था, वह फेल हो गया। 1930 की मंदी के उपरांत 1936 में केन्स ने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। ये हम एक तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं हिंदी में, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में ये बुक लिखी थी। अपनी ब्रिटिशर अर्थशास्त्री थे केन्स और उन्होंने लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो 1930 की मंदी के बाद 1936 में ये पुस्तक आई थी, क्योंकि मंदी से उत्पन्न स्थितियों का निवारण करना आवश्यक हो गया था और उसके लिए केन्स ने प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना करते हुए अपना नया सिद्धांत दिया जो था केन्स का सिद्धांत। बाद में ये इस रूप में फेमस हुआ और बहुत अधिक महत्व इसको प्रदान किया गया। एक तरह से नए युग की शुरुआत समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस सिद्धांत के द्वारा हुई और इसलिए इसे केन्स की क्रांति भी कहा जाता है। क्या था ये सिद्धांत? केन्स के सिद्धांत के अनुसार उत्पादन तथा आय ये दोनों रोजगार का फलन है। दूसरी तरफ रोजगार आय का फलन है। इस प्रकार एक ओर तो उत्पादन तथा आय रोजगार का फलन है और दूसरी तरफ रोजगार भी आय का फलन है। ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष केन्स ने दिया था। उनके अनुसार यदि अल्पकाल में, ये ध्यान देने की बात है कि केन्स का सिद्धांत अल्पकाल की भी व्याख्या करता है। जैसे प्रतिष्ठित सिद्धांत दीर्घकाल की व्याख्या करता था, केन्स ने उसकी आलोचना की थी कि दीर्घकाल में तो हम में से कोई भी जीवित भी नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान समस्याओं का हल निकालना अधिक आवश्यक है। इसलिए उनका सिद्धांत किस काल से संबंधित है? अल्पकाल या वर्तमान की आर्थिक समस्याओं से संबंधित है। तो वो कहते हैं कि यदि अल्पकाल में श्रम, पूंजी एवं प्राकृतिक साधनों की मात्रा तथा तकनीकी दशाओं को स्थिर मान लिया जाए, अर्थात टेक्नोलॉजी या तकनीकी ज्ञान को भी स्थिर मान लिया जाए, कोई नए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज भी नहीं हो रहे हैं, वही तकनीक काम में लाई जा रही है, वही उत्पादन की विधि काम में लाई जा रही है। समय का अंतराल इतना छोटा है, इतना अल्पकाल है कि उसके अंदर नई विधियां उत्पादन की ज्ञात नहीं की जा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन तथा आय में वृद्धि केवल रोजगार में वृद्धि द्वारा ही संभव है। अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास, अर्थात उत्पादन में वृद्धि और लोगों की आय में वृद्धि। और केन्स के अनुसार अल्पकाल में यह रोजगार में वृद्धि द्वारा ही संभव है, यदि अन्य सभी बातों को स्थिर मान लिया जाए। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय
एवं उत्पादन में वृद्धि स्वयं रोजगार में वृद्धि कर देती है। तो जहाँ रोजगार किस में वृद्धि लाता है? उत्पादन तथा आय में वृद्धि लाता है। वह दूसरी तरफ उत्पादन तथा आय किस में वृद्धि लाते हैं? ये रोजगार में वृद्धि लेके आते हैं। इस तरीके का संबंध आय, उत्पादन तथा रोजगार के बीच में केन्स ने बताया कि आय तथा रोजगार ये इस तरह से संबंधित है एक दूसरे से कि आय बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है और रोजगार बढ़ता है तो आय बढ़ती है। केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार, अब हमने देखा ये तीनों आपस में संबंधित किस तरीके से हैं, पर ये किस पर निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं प्रभावपूर्ण मांग पर। ये एक नया कंसेप्ट, एक नई अवधारणा, सबसे प्रमुख अवधारणा भी है केन्स की। ये केन्स के द्वारा दी गई थी प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार ये किस तरह एक दूसरे में वृद्धि लाते हैं ये हमने देखा। और ये किससे प्रभावित होते हैं? ये प्रभावित होते हैं प्रभावपूर्ण मांग से। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग केन्स के रोजगार सिद्धांत का आधारभूत केंद्र है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इस सिद्धांत में? प्रभावपूर्ण मांग। अब हम देखते हैं प्रभावपूर्ण मांग से केन्स का तात्पर्य क्या है। केन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण समस्त मांग फलन तथा समस्त पूर्ति फलन के काटने पर होता है। यहाँ पे ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि एक तरफ तो मांग और पूर्ति है और दूसरी तरफ है इनकी अनुसूचियाँ और इनके फलन। तो यहाँ जो हम समस्त मांग की बात कर रहे हैं इसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं समग्र मांग या समष्टि मांग या कुल मांग। तीनों ही शब्दों का अर्थ एक ही है, चाहे हम इसे कुल मांग कहें या समग्र मांग कहें या समस्त मांग कहें। तो समस्त मांग का जो फलन है और समस्त पूर्ति का फलन है, ये दोनों फलन जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर जो मांग होती है वो क्या कहलाती है? प्रभावपूर्ण मांग। अर्थात प्रभावपूर्ण मांग उत्पादन एवं रोजगार का वह बिंदु है अथवा समस्त मांग फलन का वह बिंदु है जहाँ समस्त मांग फलन एवं समस्त पूर्ति फलन संतुलन में होते हैं, अर्थात वे दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि हम अनुसूची के तौर पर देखें तो हम देखते हैं कि इन दोनों के मूल्य बराबर हैं। और यदि हम फलन के रूप में देखें और जिसको वक्र के रूप में चित्रित करें तो हम देखते हैं कि जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहाँ ये बराबर होते हैं और वहाँ संतुलन स्थापित होता है। तो इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग क्या है? जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वो मांग का स्तर। और वो मांग किससे निर्धारित होती है? उत्पादन व रोजगार से। तो इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग क्या है? उत्पादन एवं रोजगार का बिंदु है। तो प्रभावपूर्ण मांग उत्पादन एवं रोजगार का वह बिंदु है जहाँ समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन में संतुलन होता है, अर्थात वे दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि प्रभावपूर्ण मांग में कमी होती है, मान लीजिए प्रभावपूर्ण मांग घट जाती है, इसका मतलब क्या है? उत्पादन हतोत्साहित होता है। जब मांग नहीं होगी तो उद्यमी उत्पादन भी नहीं करेंगे, नहीं तो उनको हानि उठानी पड़ जाएगी, अति उत्पादन की अवस्था आ जाएगी और उनका माल बिक नहीं पाएगा।
तो इसलिए जब भी प्रभावपूर्ण मांग में कमी होती है तो उत्पादन हतोत्साहित हो जाता है, अर्थात उत्पादक अधिक उत्पादन नहीं करना चाहते हैं और इस तरह उत्पादन घट जाता है और इसकी वजह से आय भी घट जाती है। तो प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने से उत्पादन एवं आय में गिरावट होती है और रोजगार भी गिर जाता है। इनका संबंध हमने पहले देखा था, किस तरह केन्स ने बताया है कि यदि उत्पादन एवं आय गिरते हैं तो रोजगार भी गिर जाता है, उत्पादन एवं आय बढ़ते हैं तो रोजगार भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत अगर प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा? उस स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा? अधिक उत्पादन किया जाएगा, अधिक उत्पादन होगा तो आय भी अधिक होगी और रोजगार भी अधिक होगा, तभी अधिक उत्पादन संभव हो पाएगा। यही केन्स ने समझाया था कि यदि उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार अधिक होगा और रोजगार अधिक होगा तो उत्पादन अधिक होगा। इस प्रकार का इनमें संबंध पाया जाता है और उत्पादन अधिक होता है तो आय भी अधिक होती है, श्रमिकों की भी आय अधिक होती है, उद्यमी की भी आय अधिक होती है, फर्म्स की भी आय अधिक होती है और लेबर की भी आय अधिक होती है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने से रोजगार पर प्रभाव पड़ता है और रोजगार में गिरावट आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने से बेरोजगारी फैलती है, जबकि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि बेरोजगारी दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। हर अर्थव्यवस्था बेरोजगारी की समस्या से कम या अधिक ग्रस्त रहती ही है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को जिसका सामना करना पड़ता है और जिसका हल निकालना होता है। तो किस तरह से निकल सकता है ये हल? इसका हल निकलता है प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के द्वारा और ये विशेष तौर से जो आपकी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें ये चीज़ लागू होती है कि मांग में कमी हो जाने से उत्पादन कम हो जाता है और इसके कारण मंदी की स्थिति आ जाती है और फिर बेरोजगारी की स्थिति आ जाती है। जबकि भारत जैसे अल्प विकसित देश जो हैं उनमें ये समस्या इतनी नहीं पाई जाती है प्रभावपूर्ण मांग में कमी, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए मांग तो बनी रहती है, परंतु पूंजी की कमी अधिक बड़ी समस्या होती है। तो जहाँ केन्स का सिद्धांत है वो विकसित देशों के लिए अधिक प्रभावी प्रतीत होता है, वहाँ भारत जैसे देशों के लिए हमें न कि विदेशों से आइडियाज़ बोरो करके और उसे काम में ले, विदेशी जो सिद्धांत हैं उनको काम में ले, बल्कि हमें अपने स्वयं की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका हल निकालने के लिए कुछ अलग सिद्धांतों की भी आवश्यकता पड़ती है और इस तरह से एक और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जानी चाहिए। ये तो है, आवश्यक है ही, परंतु साथ में हमें पूंजी की कमी भी दूर करनी होगी, तभी हम प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने पर अधिक उत्पादन कर सकते हैं। लोगों की आय बढ़ेगी तो प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ेगी और उसके बाद में जब मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए हमें अधिक उत्पादन करना होगा और अधिक उत्पादन अधिक रोजगार देगा, परंतु क्या कमी आ जाती है? पूंजी की कमी आ जाती है। भारत जैसे देशों में उसकी पूर्ति करना भी एक अर्थव्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी होती है और सरकार का जो योगदान है उस पर जोर दिया था केन्स ने। उससे पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री तो सरकारी योगदान को कोई महत्व ही नहीं देते थे, वो तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, स्वचालित अर्थव्यवस्था को मानते थे। केन्स ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों पर जोर दिया जो कि सरकारी नीतियाँ होती हैं। तो इस तरह से सरकार पूंजी की कमी को दूर करने के लिए भी आगे आए और पूंजी की कमी दूर करे
तो उत्पादन में वृद्धि हो और रोजगार में वृद्धि हो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के द्वारा। तो प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, यह भी जानना आवश्यक है और यही आधार स्तंभ है केन्स के सिद्धांत का। और ये देखते हैं हम कौन कौन से तत्व हैं। केन्स के अनुसार 2 तत्व हैं जो प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित करते हैं। पहला, कुल मांग फलन या समग्र मांग फलन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, और दूसरा कुल पूर्ति फलन या समग्र पूर्ति फलन या एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। इन दोनों के फलनों को बनाने से पहले, इनके विभिन्न निर्धारकों को जानने से पहले एक बार समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अर्थ जानना आवश्यक है, क्योंकि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, इस प्रश्न पत्र में हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। और दूसरा जो तकनीकी है आर्थिक सिद्धांत की, वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किनका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का या छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और इन दोनों के लिए कई बार अलग अलग सिद्धांतों का निर्माण, अलग अलग परिभाषाओं को काम में लेना आवश्यक हो जाता है। और इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं हम कि किस तरह से एक ही सिद्धांत या एक ही अवधारणाएं समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में काम में नहीं ली जा सकती हैं, और इसीलिए इनका दोनों का अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक है। वो है कुल मांग का अभिप्राय, कुल पूर्ति का अभिप्राय और मांग का अभिप्राय और पूर्ति का अभिप्राय। तो यहाँ जो हम कुल मांग की बात कर रहे हैं, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए कर रहे हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जब मांग की बात करते हैं तो एक व्यक्ति, एक फर्म की, एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के द्वारा मांग की बात करते हैं। इन दोनों में कुछ भिन्नता पाई जाती है, उसे जान लेना बहुत आवश्यक है। पहले हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में प्रयुक्त कुल मांग का क्या अर्थ है या एग्रीगेट डिमांड का क्या अर्थ है। केन्स के अनुसार कुल मांग से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के कुल मांग व्यय से है। अब यहाँ पे व्यय शब्द है, ये महत्वपूर्ण है। सिर्फ मांग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मात्रा में मांग की जा रही है, परंतु उन पर व्यय कितना किया जा रहा है, अर्थात मुद्रा की इकाई में हम इसे माप रहे हैं, एक राशि के रूप में हम इसे माप रहे हैं। और अच्छे से इसको समझने के लिए दूसरे शब्दों में कुल मांग से अभिप्राय धन की उस राशि से है जो एक अर्थव्यवस्था के लोग रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यय करेंगे। तो केन्स ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। इसके एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सब चीज़ों को शामिल किया है। जैसे रोजगार को इसमें शामिल किस तरह से किया है, रोजगार का एक निश्चित स्तर ले रहे हैं हम, अल्पकाल की स्थिति है, एक रोजगार का स्तर दिया हुआ है, उस स्तर पर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और इनको उपभोक्ता खरीदेंगे और खरीदने के लिए वे अपनी आय का व्यय करेंगे। तो इस प्रकार से रोजगार के एक निश्चित स्तर पर जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको खरीदने के लिए लोग व्यय जो करते हैं, उस राशि या धन की उस राशि को क्या कहते हैं, हम कुल मांग कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने क्या देखा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र में
हम सिर्फ मांग शब्द काम में लेते हैं, कुल मांग काम में नहीं लेते हैं। और वहाँ क्या है, वस्तु की मात्रा है मांग, कोई धन की राशि नहीं है बल्कि वस्तु की मात्रा है। किस यूनिट में लेंगे हम, जैसे अगर कपड़ा है तो हम उसे मीटर में लेंगे, अगर लिक्विड चीज़ है तो हम उसे लीटर में लेंगे, जैसे तेल है तो वो लीटर में आएगा, ऐसे ही गेहूँ है तो वो क्विंटल में आएगा। तो यहाँ पे वस्तु की मात्रा है मांग, ये कितनी मात्रा में वस्तु की मांग की जा रही। एक व्यक्ति 4 आम की मांग कर रहा है तो 4 मात्रा है, मांग 4 होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र में ये व्यय की राशि से है, आय का वह आय धन की वह राशि है जिसे कि दिए हुए रोजगार के स्तर पर वस्तुओं को खरीदने के लिए लोग व्यय करते हैं। समस्त अर्थव्यवस्था के लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, न कि सिर्फ एक उपभोक्ता की, जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। और वहाँ क्या होता है, ये मात्रा होती है जिसे एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में लोग खरीदते हैं। ये किस में है, ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और हम किसका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ, हम कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। ये अध्ययन हम इसमें कर रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में कुल पूर्ति का अर्थ क्या है, या मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था द्वारा किए जाने वाले कुल उत्पादन के मूल्य, अथवा क्या होता है कुल उत्पादन का मूल्य, राष्ट्रीय आय। ये राष्ट्रीय आय किस में नाप रहे हैं हम, मुद्रा की इकाई में, जैसे रुपए में, डॉलर में, किसी अन्य जहाँ की मुद्रा की इकाई डॉलर है वह डॉलर में नापेंगे। भारत में ये रुपया है तो रुपये में नापेंगे। तो यहाँ पे भी पूर्ति क्या है, वस्तु की मात्रा नहीं है, पूर्ति। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल पूर्ति से अभिप्राय है एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था द्वारा किए जाने वाले कुल उत्पादन के मूल्य अथवा राष्ट्रीय आय। दूसरे शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुल पूर्ति से अभिप्राय धन की उस राशि से है जिसे एक अर्थव्यवस्था के सभी उद्यमी रोजगार के एक निश्चित स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए व्यय करेंगे। तो यह भी धन की राशि है, जैसे मांग धन की राशि थी, यह भी व्यय करने वाली चीज़ है। वो उपभोग के लिए व्यय कर रहे थे और ये उत्पादन करने के लिए व्यय कर रहे हैं। वो उपभोक्ता व्यय कर रहे थे और यहाँ पर जो आपके उद्यमी हैं वे व्यय कर रहे हैं। तो पूर्ति भी यहाँ पर धन की राशि है और राष्ट्रीय आय है। अर्थात कुल पूर्ति क्या है, कुल पूर्ति राष्ट्रीय आय के मूल्य के बराबर होती है, क्योंकि कुल उत्पादन कितना हो रहा है, राष्ट्रीय आय के बराबर। तो कुल पूर्ति भी कितनी है, राष्ट्रीय आय के मूल्य के बराबर। इसके विपरीत जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है या माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें पूर्ति की जगह, कुल पूर्ति की जगह हम लेते हैं काम पूर्ति शब्द। पूर्ति है वहाँ अवधारणा, और पूर्ति से अभिप्राय वहाँ क्या है, पूर्ति से अभिप्राय ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ हम इसका माइक्रो का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ मैक्रो का अध्ययन कर रहे हैं। ये आपने देखा कि किस तरह से केन्स के सिद्धांत का प्रारंभ हुआ 1930 के दशक में। जब प्रतिष्ठित सिद्धांत फेल हो गया तो केन्स के सिद्धांत का प्रारंभ हुआ, और वह प्रारंभ किया केन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी या सामान्य सिद्धांत ने। और उस सिद्धांत के अनुसार हमने देखा
उत्पादन, आय तथा रोजगार किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और ये सब किस पर निर्भर करते हैं? प्रभावपूर्ण मांग के ऊपर निर्भर करते हैं। और प्रभावपूर्ण मांग किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन पे। और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन का महत्वपूर्ण भाग क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। किस तरह से ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का क्या तात्पर्य है, या समग्र मांग और समग्र पूर्ति का क्या तात्पर्य है, और किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुल पूर्ति और पूर्ति तथा कुल मांग और मांग के बीच में अवधारणाओं के अर्थ में अंतर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने जाना। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से समग्र मांग अनुसूची, समग्र पूर्ति अनुसूची बनाई जाती हैं, किस तरह से इनके फलन बनाए जाते हैं, वक्र बनाए जाते हैं, और किस तरीके से ये अन्य चीज़ों पर निर्भर हैं, उनके संबंध देखे जाते हैं, किस तरह संतुलन स्थापित होता है, प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित होती है, आय, रोजगार, उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अगले भागों में हम इन सभी बातों का अध्ययन विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।